गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी पढ़ा है, और वो आया था E इज टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और डायरेक्शन भी हमने नोट कर ली थी। डायरेक्शन कहाँ थी? सेम। किसके सेम थी? जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। इसके बाद आता है, अब बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम सोच के देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब दिखता तो है नहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। दिखता है क्या? नहीं, चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो उस पर फोर्स लगाएगा। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब दिखाई दे नहीं रहा है, तो वास्तव में है भी है कि बस इमेजिन कर रखा है हमने? ये भी तो बात आती है निकल के कि है ऐसा फील्ड या नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए हम एक कंसेप्ट एक क्लियर सोच सकते हैं। देखो, सोच के देखते हैं जरा, है या नहीं वो सोचें। हमने क्या किया? स्केल को रब किया था हेयर से, और रब करने के बाद क्या किया था? पेपर पीसेस को अट्रैक्ट किया था विदाउट टचिंग। टच नहीं किया था। जब टच नहीं किया और दूर से ही उसने अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब बीच में कुछ है जो उसे खींच के ले आया। बीच में कुछ ऐसा है जो उसे क्या करके ला रहा है? खींच के ला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो चार्ज था, जो स्केल में जो चार्ज आ गया था रब करने के बाद, उसने एक फील्ड डेवलप किया, और उस फील्ड के इफेक्ट से जो पेपर पीसेस थे वो अट्रैक्ट हुए। तो मतलब फील्ड है, सिग्निफिकेंस है फिजिकल उसका। कहीं भी एग्जांपल सोच सकते हैं हम इस चीज को, जहां भी अट्रैक्शन रिपल्सन लग रहा है दूर से, डिस्टेंस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एक फील्ड है। और क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उस फील्ड को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्निफिकेंस है, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद दिस एग्जांपल। ओके। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम सोचें कि अच्छा चलो फील्ड है, कंसिडर कर लिया हमने कि फील्ड है। अब दिखता तो है नहीं, दिखता है नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया? इमेजिनरी लाइन से इसे शो करेंगे हम। फील्ड दिखाई नहीं दे रहा है हमें, जब दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे देखना तो है ही। अब अगर हमें जैसे हिंदी लिख लेते हैं, इंग्लिश लिख लेते हैं, तो हिंदी की राइटिंग बना ली, कोई चाइनीज लिखता है, कोई उर्दू लिख रहा है, उसे देख के समझ जाते हैं अच्छा ये है। जो बोल रहे थे, बोले हुए वर्ड्स कहीं दिखाई तो दे नहीं रहे थे, तो उसे हमने लिखना शुरू कर दिया, तो वो दिखाई देने लग गए हमें। ऐसे ही हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, उसे देखने के लिए हमने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उनसे ही समझेंगे कि फील्ड कैसा होगा। तो वो इमेजनरी है। जो हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो कैसी है? इमेजनरी। उसका कोई वो नहीं है कि हाँ वो है फिजिकली नहीं है वो सिर्फ फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हम समझ रहे हैं उसे, फील्ड लाइंस को। तो क्या पढ़ना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है? देखो, एक तो एक डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, सिंपल सी, वो थोड़ा सा सिंपल पड़ेगी, वो समझने के लिए आ जाएगा आराम से। जैसे सपोज फील्ड डेवलप हो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां से एक टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं। जब भी हम चेक करते हैं कुछ भी, तो हमने क्या किया? एक टेस्ट चार्ज रखा। अब टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव से क्या होगा? रिपेल होगा। रिपेल होगा तो ये इधर चलना शुरू कर देगा, चलेगा ऐसे जाएगा रिपेल होके। यहां से आगे कहीं कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या हुआ? रिपेल, और नेगेटिव की तरफ वो क्या होगा? अट्रैक्ट। तो हमने डेफिनेशन इसी से एक कंसेप्ट समझ के बनाई कि टेस्ट चार्ज जिस इमेजिनरी पथ पर मूव करे, या फिर मूव करने की टेंडेंसी भी रखेगा, अगर वो जैसे हमने पकड़ रखा है तो फिर भी तो फोर्स लगेगा, तो कहीं तो जाने की कोशिश करेगा। तो जिधर को वो कोशिश भी कर रहा है ना, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिस पर कोई टेस्ट चार्ज मूव करेगा या फिर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक तो डेफिनेशन ये बन के तैयार हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? जिस पर कोई टेस्ट चार्ज मूव करे या फिर मूव करने की टेंडेंसी हो उसकी, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद क्या आता है? एक और डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। एक तो डेफिनेशन ये बन गई, दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? कोई भी, जैसे हमने सपोज ये बनाया कर्व, ये उसकी प्रॉपर्टी भी है और डेफिनेशन भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन है जिसका ईच एंड एवरी पॉइंट
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी ये जो हमने ड्रॉ की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक पॉइंट ये, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, तो क्या है ये, क्या चीज ड्रॉ की हमने, टेंजेंट लाइन। क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट लाइन। द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन shows the direction of electric field at that point। एट दैट पॉइंट बोलना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट पर डायरेक्शन अलग होगी, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी, हर जगह अलग अलग होगी। अगर वो कर्व है तो स्ट्रेट होगी तो एक हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन क्या शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। क्लियर। तो दो डेफिनेशंस हम अपने पास रख सकते हैं कि हाँ, एक तो जिस द इमेजिनरी पाथ एट विच टेस्ट चार्ज मूव्स और हैज अ टेंडेंसी टू मूव एट दैट पाथ, हैज अ टेंडेंसी टू मूव एट दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी तो यहीं से आ गई हमारे पास में। क्या है पहली प्रॉपर्टी, कि ये टेस्ट चार्ज जो है वो जो फील्ड लाइन है वो ऑरिजिनेट होगा, कहां से ऑरिजिनेट होगी, फ्रॉम पॉजिटिव, और टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट एट नेगेटिव। पॉजिटिव से चलेगी, देख लो, पॉजिटिव से चली और नेगेटिव पे जाके खत्म, टर्मिनेट हो जाएगी। तो फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से चली नेगेटिव पे खत्म, मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी, ये ओपन लूप है, खुला हुआ है, ये पॉजिटिव से चला नेगेटिव पे खत्म। तो इसका मतलब क्लोज नहीं हो सकता ये, कि अगर पॉजिटिव से चलती और घूम के वापस आ जाती अगर, तो वो क्लोज लूप होता, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, ऑरिजिनेट होगी, निकलेगी और नेगेटिव पे खत्म। पहली प्रॉपर्टी, उसका फिगर भी देख लेते हैं। ये प्लस, ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ऑरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएंगी, मतलब इस तरह से आके खत्म होंगी, ऐसे खत्म, नेगेटिव पर क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट या पहली प्रॉपर्टी हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से चलती हैं, पॉजिटिव से चलती हैं, कहाँ खत्म होती हैं, नेगेटिव पे खत्म। इसीलिए क्या है, ये क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, आगे चल के हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, वो क्लोज लूप होती हैं। ठीक है, वो क्लोज लूप होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं है। सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो पता लग गया पॉजिटिव से निकली। यही पॉइंट दोबारा से ले लेते हैं कि अगर कोई भी फील्ड लाइन है, उस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, तो जो टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट लाइन वो क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट, ठीक है, द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट एनी पॉइंट, shows the direction of electric field at that point। थर्ड, कभी भी टू फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे टू फील्ड लाइंस है फर्स्ट और सेकंड, ये इंटरसेक्ट कर गई, तो ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इसकी। क्यों नहीं हो सकती है पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो सकती, सोचने वाली बात है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज को ही सोच लें कि हाँ ये टेस्ट चार्ज है, यहां पर ये तो चल रहा था, तो ये टेस्ट चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा कि इधर लगेगा। एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर दो फोर्स नहीं हो सकते, एक पॉइंट पर एक ही फोर्स होगा, रिजल्टेंट होगा उसका कुछ ना कुछ। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइंस या दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर अगर दो फील्ड लगा भी देंगे तो तुरंत उनका रिजल्टेंट आएगा हमारे पास में, और यहां पर दो फील्ड हो गए या दो फोर्स हो गए, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज को हम बोल रहे थे कि चलेगा, कहां चलेगा,
इस पाथ के अलोंग या इस पाथ के अलोंग, पता नहीं। जब पता नहीं तो वो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है इसका मतलब है कि टू फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बोर्ड में, रीजन पूछा है उसका, तो रीजन क्या आएगा, बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फोर्स की दो डायरेक्शन होंगी वहां पर उसी पॉइंट पे, जो पॉसिबल ही नहीं है। जब फोर्स की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। समझ गए। फील्ड लाइंस अगर हमें डेंसर दिखाई दे रही है, पास 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 दिखाई दे रही है, तो समझ लो वहां फील्ड ज्यादा है। और अगर वो दूर दूर दिखाई दे रही है तो वहां फील्ड कम है। कैसे, देखो, जैसे सपोज ये पॉजिटिव है, इससे फील्ड लाइंस निकलना स्टार्ट हुई है। ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही, पॉजिटिव से निकलती हैं, पता है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है ये बी, तो ए और बी में से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, ए पर। यहां पर फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है, डेंसिटी ज्यादा हो गई, और ये पॉइंट दूर है, यहां पर फील्ड लाइंस के बीच में डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। तो जहां फील्ड लाइंस दूर दूर दिखाई दें, समझ लो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। जहां फील्ड लाइंस पास पास दिखाई दें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कम होगा, जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होगी। ठीक है, फोर्थ। फिफ्थ पॉइंट, डेंसिटी की बात हो गई। इसके बाद देखो, इसी से रिलेटेड एक और है। जैसे अगर हम चार्जेस की बात करें, हम अगर ड्रॉ करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, प्लस और माइनस के बीच में। तो इन दोनों के बीच में ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, फील्ड लाइंस कहाँ चलेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव चलेगी। ठीक है, और फिर दूसरी जो है वो इस तरह से होगी, और आगे इस तरह से बनेगी, और आगे बनाते जाओ तो इस तरह से बनेगी, और बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी। यहां पर भी नोट करना है इसे, ये और कर्व बनेंगे ही बनेंगे, ये सब हमारे, ये बाहर चलेंगी और ये इसके अंदर चलेंगी, ये सब अंदर आएंगी। देखो यहां पर ये डिस्टेंस ज्यादा है रेस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ यहां पर फील्ड ज्यादा होगा, यहां पर फील्ड कम हो जाएगा, और चलेंगे तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो फील्ड और कम हो जाएगा। ठीक है, तो फील्ड कैसा हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो ये दो अपोजिट चार्जेस के बीच में होगा। अपोजिट चार्जेस के बीच में ऐसा हो रहा है जैसे कि कोई रबर ले लो, स्ट्रेच कर दो, उसे खींच लो। ठीक है, तो खींच लेंगे तो ऐसे बन गया ये पॉजिटिव और नेगेटिव, बांध दिया है तुमने यहां पर सपोज। अब ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो होगी वो हमेशा कोशिश क्या करेगी, क्या करेगी, पास आने को, जो एंड्स बांध रखे हैं उन्हें खींचेगी, ये खींचेगी। तो खींचना क्या शो करता है, अट्रैक्शन को। तो हम बोल सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस अपोजिट चार्जेस के बीच में होती है वो कैसे होती है, जस्ट लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग क्या शो करता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग क्या शो करेगा, अट्रैक्शन। तो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। उसी हिसाब से हमने क्या डिजाइन की है, इसकी फील्ड लाइंस डिजाइन की। अब बात करते हैं अपोजिट के बाद सेम चार्जेस की, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव। अगर हम देखें तो जैसे इससे निकले और ये इससे चलेगा, ये इधर से चला, ये इधर से चला, तो अगर आगे गए तो फिर तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, करेंगे इंटरसेक्ट। और जबकि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो फिर क्या करें, तो क्या होता है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं वो अपने आप इस तरह से अरेंज होंगी कि इंटरसेक्शन ना हो। और उसके लिए क्या होगा, यहां से फील्ड लाइन इधर चली जाएगी और इधर वाली फील्ड लाइन निकल के इधर चली जाएगी, ऐसे यहां से इधर और इधर से इधर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव में तो सब फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इसमें से बाहर निकलेंगी, ये फील्ड लाइंस सब कहाँ निकलेंगी, बाहर। ठीक है, अब क्या है, ये जाना तो इसे सीधा चाहिए था ऐसे, मतलब इस पे धक्का देगी, ये यहां से ऐसे जाएगी तो इसे धक्का देगी, और ये आएगी वो इसे धक्का देगी।
सोचो, ऐसे टर्न हो गई है वो एक अलग बात है, बाकी जाता हुआ ऐसे रही थी, सीधी सीधी जा रही थी। अगर वो सीधी जाती लेकिन जा नहीं पाई, जिसने इसे धक्का दिया, ऐसे मोड़ दिया। और ये जो सीधी आ रही थी इसे इसने धक्का दिया, इसने इसे इधर मोड़ दिया। तो मतलब दोनों की दोनों ऐसे घूम गई और एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। एक तरह से क्या शो कर रही हैं? रिपल्सन। क्या शो कर रही हैं? रिपल्सन। तो क्या होगा, ये क्या हो जाती हैं दोनों की दोनों नॉर्मली रहेंगी, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगी। ये इधर से फोर्स लगाएगा और इधर से फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये फील्ड लाइन जा रही थी, इसने फोर्स लगा के इस वाली फील्ड लाइन को इधर घुमा दिया। ये सीधी आ रही थी, ये भी सीधी आ रही थी, इसने फोर्स लगाया, इसे इधर घुमा दिया। तो इन दोनों ने एक दूसरे पर क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। वो भी क्या किया है? फोर्स को धक्का दिया है। और धक्का देना क्या शो करता है? रिपल्सन। तो इसमें जो फील्ड लाइंस अरेंज होंगी वो सेम चार्जेस के बीच में वो कैसी होंगी? वो इस तरह से होंगी कि वो एक दूसरे पर नॉर्मली क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी, जिससे क्या होगा? फोर्स लगाने से क्या होगा? वो रिपल्सन को शो करेगी। क्या शो करेगी? रिपल्सन। ठीक है, तो रिपल्सिव नेचर शो हो रहा है इसमें। ठीक, इसके बाद इन दोनों में एक पॉइंट यूज किया है, अब नोट करेंगे उसे। कोई भी हमारे पास चार्ज है, ये जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर के लिए हम पढ़ चुके हैं, कंडक्टर को जो भी हम चार्ज देते हैं वो कहां जाता है? उसकी सरफेस पर, पता है? तो चार्ज उसकी सरफेस पे आ गया। तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज ही दिया और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया? उसकी सरफेस पर आ गया। अब इससे चलेंगी फील्ड लाइन चलेंगी। बस पॉइंट क्या लर्न करना है, किसी भी कंडक्टर सरफेस से अगर फील्ड लाइन पास होगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर पास होगी। दोबारा से सुनो, किसी भी कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर है, उससे अगर फील्ड लाइन पास होगी तो कैसे पास होगी? परपेंडिकुलर। कैसे पास होगी? परपेंडिकुलर। तो यहां से ये ऐसे परपेंडिकुलर गई, ये इधर गई, ये इधर जा रही है। तो ये तो हमें पता ही है कि जो सरफेस परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ होगा? सेंटर, जो रेडियल लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होती है। तो अब अंदर लाइन है या नहीं? ये अंदर लाइन होगी कि नहीं होगी? सोचो, अंदर फील्ड लाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये तो क्लियर हो गया कि भाई वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल क्यों होना चाहिए वो भी आगे बताएंगे। अभी बस ये बताओ दूसरी बात कि ये अंदर फील्ड लाइन होगी या नहीं होगी? तो अंदर फील्ड लाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही फोर्स इधर लगाएगा। जितना फोर्स इसने इधर लगाया उतना ही फोर्स इधर लगाएगा। या कहो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप कर देगा। और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। तो हटाओ इसे फिर यहां से। तो कंडक्टर के अंदर से भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। दूसरा पॉइंट, इसी में 2 पॉइंट हो गए। कंडक्टर की सरफेस से फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर चलेगी। दूसरा पॉइंट, कंडक्टर के अंदर से फील्ड लाइन पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ? परपेंडिकुलर ही क्यों चल रही है? ये भी तो क्वेश्चन बन गया कि आखिर ऐसा क्या है कि परपेंडिकुलर ही चल रही है। ये चीज यहां भी यूज की हमने। देखो, जैसे यहां से हमने स्टार्ट करेंगे इसे, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। 90 के एंगल्स ही बनेंगे ये सब, जितने भी बनेंगे ये सब इस तरह से ही ड्रॉ करेंगे कि एंगल कितने का बने? 90। स्टार्ट 90 पे होगा, फिर कर्व बन सकता है। दूसरी बात एक और है, कभी भी शार्प एज नहीं बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता था इसमें कि यहां से जाती और फिर ऐसे करके चल देती, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। शार्प एज इसमें कभी नहीं बनेगी फील्ड लाइन में, वो हमेशा कर्व होंगे। फील्ड लाइन हमेशा क्या होगी? कर्व। और यहां से फील्ड लाइन तो पास हो नहीं सकती, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जिस जगह से फील्ड लाइन पास नहीं होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सही है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। अब इस पर फिर से आ जाओ, क्या रीजन है? रीजन क्या है कि यहां पर फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर गई? इसका भी तो कोई रीजन होना चाहिए। तो रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? जैसे अगर हम इसे देखें कि यहां से सेम चार्जेस हैं, पता है, हमने पढ़ रखा है कि कंडक्टर के पास में जब हम चार्ज देते हैं तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी कैसे? इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, जिससे कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। फोर्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। पढ़ रखा है हमने, फोर्स की वैल्यू 0। तो इसी चीज को इस फिगर से समझते हैं दोबारा से। देखो, जैसे ये कंडक्टर है
हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये ऐसे चल रहा है, कोई एंगल बना दिया इसने, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सपोज, तो फोर्स लगने पर क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। दो कंपोनेंट्स आ गए, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, कंपोनेंट्स आ गए। अब ये जो है, ये तो हम बोल ही रहे हैं कि एफ साइन थीटा जो फोर्स है इसके अलॉन्ग जा रहा है, एफ कॉस थीटा गायब है यहां से, एफ कॉस थीटा नहीं है, तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर, 0। भाई यही तो बोल रहे हैं परपेंडिकुलर होगा, ये नहीं होगा, यही बोल रहे हैं। तो इसे देख लेते हैं, एफ कॉस थीटा कितना होना चाहिए, 0। ई इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है हमने, एफ अपॉन क्या था, क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई, तो एफ की वैल्यू हो गई क्यू ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। चार्ज है यहां पर, वो 0 हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है क्योंकि चार्ज है वहां पे, तो ई भी 0 नहीं है, तो क्या चीज 0 होगी, कॉस थीटा विल बी 0। और कॉस थीटा 0, कॉस 0, कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है 0, कॉस 90, तो थीटा कितना होगा, 90 होगा, थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, ये थीटा 90 होगा, और ये थीटा 90 का मतलब फिर वही परपेंडिकुलर पहुंच गए, तो मतलब फोर्स का कोई कंपोनेंट अलोंग नहीं होगा, कहां होगा वो, परपेंडिकुलर ही होगा। फोर्स का कोई भी कंपोनेंट उस सरफेस के अलोंग नहीं आ रहा है, कैसे जा रहा है वो, परपेंडिकुलर जा रहा है। तो वही चीज आ रही है निकल के हमारे पास में कि जो सरफेस होगी कंडक्टर की, फील्ड लाइन हमेशा उसके कहां होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, फील्ड लाइन हमेशा उसके कहां होगी, परपेंडिकुलर। तो ये प्रॉपर्टीज तैयार होंगी इसकी कुछ, ठीक है। इसके बाद कुछ फिगर्स और देखते हैं कि वो हमें दिखाई कैसा देगा। एक तो 2 क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि डायपोल है, आगे हम पढ़ेंगे, प्लस और माइनस जो है, या कहो कि अपोजिट चार्जेस के बीच में लाइंस ड्रॉ करो, सेम चार्जेस के बीच में लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। और क्या आ सकता है, एक ये आ सकता है, सिंगल चार्ज के लिए आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आ सकता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जो फील्ड लाइंस होंगी वो सभी कैसी होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, इस तरह से। ऐसे सोचो, यहां पर ये एक चार्ज्ड सरफेस है, ये दो, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस तरह से, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं, और जब ये डिस्टेंस कैसी हो, सेम, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। कैसा फील्ड है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, स्फेरिकल होगा एक तरह से। और अगर लीनियर हुआ तो, जैसे ये लीनियर है, चार्ज ऐसे रखा है, तो क्या होगा, ऐसे सोचना, पॉइंट चार्ज है, एक यहां पर ऐसे बना दो, एक रिंग जैसी बन जाएगी सपोज, दूसरी रिंग यहां बन जाएगी, तीसरी रिंग यहां बन जाएगी, चौथी यहां बन जाएगी, ऐसे रिंग बनती जाएंगी पूरे में। इसका मतलब क्या होगा, सिलेंडर जैसा बन जाएगा, ये पूरा ऐसा बन जाएगा। फील्ड लाइन से यहां से चलेगी ऐसे, तो यहां से भी चलेंगी, यहां से भी चलेंगी, सब चलेंगी, तो ऐसे सिलेंडर जैसा दिखाई देगा वो। कब, जब लीनियर चार्ज होगा तब। जो गॉस थ्योरम यूज करेंगे हम, इसे गॉस थ्योरम आगे पढ़ेंगे, उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फील्ड लाइंस के बारे में बात हुई, तो ये फील्ड लाइंस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही आगे एक टॉपिक आएगा, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पीछे रीजन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस पर हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस पर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, बहुत सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। पहले आधा याद कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। सरफेस है ये, इसके परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और लर्न कर लो, ढंग से समझ लेना इस बात को, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे अभी हम आगे जाके, तब यही कंसेप्ट दोबारा आएगा। इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेट वर्ड यूज करेंगे और खत्म कर देंगे उसे, हम फिर नहीं पढ़ेंगे हम इसे। तो इसलिए अभी ढंग से पढ़ लो इसे। तो क्या है,
एक सरफेस है, फिगर देख लेते हैं, बोर्ड पे ही देखते हैं। अभी हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले, पढ़ने से पहले एक वर्ड और बता दो जरा, वो है एरिया कैसी क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? नॉर्मली हमने पढ़ा है, इस बोर्ड का एरिया निकालना है तो क्या है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड, तो उसमें कोई डायरेक्शन तो आएगी नहीं, तो अब कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और इसीलिए फिर हम इसे क्या बोलेंगे, अब फ्लक्स में एरिया वेक्टर बोलेंगे इसे। हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर, और ए पर वेक्टर भी लगा देंगे जब वेक्टर ही बोल रहे हो तो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस एक पॉइंट लर्न कर लो कि जो इसकी डायरेक्शन होगी, जब वेक्टर है बोल दिया है तो डायरेक्शन होगी, बाकी एरिया के फॉर्मूला वही पुराने चलेंगे, कोई नया नहीं पढ़ेंगे। बस हमें पढ़ना क्या है, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन कहां होगी, नॉर्मल टू द सरफेस। जिस सरफेस या प्लेन का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर, जिस सरफेस का एरिया निकाल रहे हो, एरिया वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। डायरेक्शन क्लियर हुई, एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर? तो ये याद रखेंगे, इसे यूज करना है हमें इसका भी। अब हम बात कर रहे हैं मेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बन गई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं ये, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहां से पास हो रही हैं, पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस और प्लेन। प्लेन या सरफेस जो भी दिया होगा उसके परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइंस पास होंगी उसकी काउंटिंग को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, मैथमेटिकली, ये तो बात हुई डेफिनेशन के हिसाब से। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है जैसे ये कोई हमारे पास सरफेस है, ये फील्ड लाइंस इसमें से पास हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। यहां पर हमने क्या किया हुआ है, ये एलिमेंट्री छोटा सा एक एरिया ले लिया ये, और इसे बोल दिया ds। क्या बोल दिया है, ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उसका प्रोडक्ट है। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से तो ई भी दिखा देते हैं, अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने एक पहला ही पढ़ रहे हैं, बाद में मैग्नेट पढ़ेंगे तो एम दिखाना ही पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया फाई, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा ही ले लो, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डी एस। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये किस किस का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट है। एरिया भी कौन सा, जिससे होकर फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हुई हैं। फील्ड लाइंस कैसे पास हुई हैं, नॉर्मली, वर्ड ध्यान रखना है इस बात का। एरिया लेंगे कौन सा, जिससे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नॉर्मली पास हो। नॉर्मली कैसे पास हो सकता है नॉर्मली पास ना हो रही हो, तब हम क्या करेंगे, तब हमें चेंज करना पड़ेगा, और यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सारा कंफ्यूजन है जो अब हम करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत समझना है इस बात को, और रिमाइंड कर करके चाहे बाद में देखते रहना, लेकिन समझते जाओ इसे। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसा था वैसा है हमारे पास, लेकिन अब जो सरफेस थी वो ऐसे रख दी हमने, ये रखी लो, ये रख दिया हमने, इसे इस तरह से सेट कर दिया, ये रखा है। अब क्या हुआ, ये पहले तो यहां थी ना, ये इस तरह से रखा हुआ था, अब हमने इसे ऐसे घुमा दिया, कितना घुमाया, ऐसे थीटा एंगल घुमा दिया इसे हमने, यहां से थीटा घुमा दिया। तो अब फ्लक्स जो है वो ये एरिया नहीं हो सकता जैसे हमने पहले लिया था ये, अब ये एरिया ds नहीं ले सकते हम इसे। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इस ds से ये फील्ड लाइन नॉर्मल पास नहीं हो रही है, जबकि हमें कंडीशन क्या है, फील्ड लाइन कैसे पास होनी चाहिए, नॉर्मल। जब नहीं कर सकते तो अब क्या करें, सोचने वाली बात आ गई ना, ये क्या करें, कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो, और क्या करोगे, इस ds का
एंगल वाला कंपोनेंट कॉस में आएगा। तो ये हो गया ds cos थीटा, और इधर होगा साइन। अलोंग वाले से हमें मतलब ही नहीं, हमें किससे मतलब है? परपेंडिकुलर से। इस ds का थीटा वाला कंपोनेंट किस में आता है? कॉस में। ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी, लर्न कर लो, बहुत यूज होगा ये। एंगल वाला कंपोनेंट कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। तो ये थीटा वाला कंपोनेंट किस में आ गया? कॉस में आ गया, कॉस में। अब हमारे पास फ्लक्स क्या होगा? अब डी फाई इज इक्वल टू होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। कौन सा एरिया? जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कौन है? ds cos थीटा है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? ई डी एस कॉस थीटा। अब कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन है ये थीटा है, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा आगे चल के। ये थीटा अगर हम केवल सरफेस को सोच के चलें तो सरफेस पहले परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर के साथ में एंगल बनाया है ये थीटा। लेकिन जब हम फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं, फिर जब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं तो इसी को देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है। अब देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया ये, तो एंगल तो ये हो गया। ये थीटा तो है ही नहीं, है थीटा क्या? नहीं है। ये कंफ्यूजन है इसमें, समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर के साथ एंगल है ये, न कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो फॉर्मूला गलत हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम इसे 11वीं क्लास से आके और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को चेंज करके डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं इसे। ये 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है कि जब कॉस आता है तो डॉट आ जाता है, पढ़ा है। अब इस कंडीशन में तो फिर ये थीटा इन दोनों के बीच में ही एंगल है। लेकिन अब सही है, बीच में ही एंगल है। यहां पर कौन है? यहां पर है ds वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब, एरिया वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो फिगर में, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर है ये ds वेक्टर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के बीच में एंगल है कितना? थीटा। देख लो ये थीटा है कि नहीं है? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, जरा देख लो। मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले भी सोच सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखना, यहां पर इसके परपेंडिकुलर लाइन ये थी, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये थी पहले, ठीक है। हमने क्या किया? इसे थीटा घुमाया, तो ये वाली लाइन जो होगी वो भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना हट जाएगी? थीटा। सही है। अभी ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ही तो है। एरिया वेक्टर ये हो गया, सरफेस ये हो गई। हमने इसे थीटा घुमाया तो ये भी थीटा घूम जाएगा। देख लो, घूम रहा है। अभी ये अलोंग है, इस तरह से हमने ऐसे घुमा दिया तो ये थीटा घूम के आया, तो ये लाइन भी कितनी चली गई? थीटा। और अब ये कंसेप्ट सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये। किस किस के बीच में एंगल है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। समझ लो ढंग से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बोलेगा तो सही है। लेकिन अगर कहीं उसने न्यूमेरिकल में बोला कि सरफेस इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस 30 डिग्री पर है, तो वो थीटा नहीं है। सरफेस अगर 30 डिग्री पर है तो कौन सा एंगल है वो? सरफेस अगर 30 डिग्री पर, मैं फिगर बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस, ये 30 है, लेकिन हमें ये एंगल नहीं चाहिए। या तो कहो हमें ये एंगल चाहिए, या फिर हमें इसके परपेंडिकुलर वाला चाहिए। तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस 30 कितना आ गया? 60। सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा, सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, किसी भी प्लेन की बात हो रही है, अगर एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो वो एंगल थीटा नहीं है फ्लक्स में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 90 में से माइनस कर देंगे। 90 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हो गई बात क्लियर? ये बात बहुत ढंग से समझ लेना। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम बहुत जल्दी करते हैं और बस भूल जाते हैं कि एरिया वेक्टर लेना था कि सरफेस है, क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, अगर ऐसे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास, और ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें थीटा कितना होगा? थीटा विल बी, बताओ एरिया वेक्टर कहाँ है? एरिया वेक्टर कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आ गया। अब कितना एंगल है? 90 डिग्री है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है ये, तो अब एंगल कितना है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसका, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आ गया ds वेक्टर, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, थीटा 0। आ गई बात समझ में। ये दो कंसेप्ट हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल लेके चलना है हमें से, ठीक है। तो ये तैयार हो गया हमारा पॉइंट क्लियर। यहां से आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। डी फाई लिखा हुआ है, इसे अगर हम चाहें तो टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अगर कोई सरफेस क्लोज्ड हो, क्लोज्ड सरफेस अगर है, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो क्लोज्ड वर्ड के साथ आएगा, मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिखेंगे इसे हम, ये होगा फाई। अगर ओपन सरफेस है, एक ही सरफेस है, जैसे ये बोर्ड है बस, तो बोर्ड है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे रूम ले लिया, तो रूम तो क्लोज्ड है, ये जब क्लोज्ड होगा तो ये साइन यूज करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। क्लोज्ड अगर ऑब्जेक्ट होगी हमारे पास, जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, 3D जो भी ऑब्जेक्ट आएगी वो क्लोज्ड होगी, तब हम इसे यूज करेंगे। 2D होगा वो सरफेस होगी एक, और सरफेस होगी तो इसे यूज करेंगे। इसे इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ेंगे हम इसे, आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, उसमें तोड़ेंगे भी इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास तैयार हो गया। और अगर एरिया एक ही बार में पूरा पूरा मिल जाए, हमें जरूरत ही नहीं है एलिमेंट्री की, तो हम इसे फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये तो हमने तब लिखा था जब एलिमेंट्री लेके चल रहे थे, छोटा सा, पता ही होता है इसका एरिया ए है, तो हम ds लिखेंगे ही नहीं। जब ds नहीं लिखेंगे, एरिया ए लिखेंगे। जब एरिया ए लिखेंगे तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है डी फाई की, फिर हम क्या लिखेंगे, फाई। तो टोटल अगर एरिया गिवन हो तो फिर हमें फाई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ई वेक्टर डॉट ए या ई डॉट एस लिखना चाहो ऐसे लिख दो। क्लियर। तो फ्लक्स क्लियर हुआ। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा समझना पड़ता है, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बस एंगल में ही है। एंगल भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे सोचें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, बस कंफ्यूजन ये आ जाता है कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और न्यूमेरिकल में कभी कभी वो सरफेस दे देता है वर्ड, ना कि एरिया वेक्टर। बोल देगा ये सरफेस इज प्लेस्ड एट 45, 30, 40, कोई भी एंगल दे देगा। अब जैसे ही उसने एंगल दिया सरफेस के साथ में, तो हमें तुरंत क्या करना है, 90 में से माइनस कर देना है। अब उसने बोल दिया सरफेस पैरेलल रखी है, तो पैरेलल वर्ड माइंड में आते ही तुरंत स्ट्राइक करता है कि 0 एंगल हो गया, लेकिन सरफेस रखी है, एरिया वेक्टर तो उसके परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा 90 हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई, सही है। और बोल दिया सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब जैसे ही परपेंडिकुलर आया तुरंत क्या करेगा दिमाग, अरे 90 रखो, तो रखेंगे क्या, नहीं, परपेंडिकुलर है लेकिन उसका एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जैसे ही इसके सरफेस के परपेंडिकुलर गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चले गए, तो थीटा कितना हो गया, 0, ठीक है। और फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो भी कौन सी, पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फ्लक्स की मैथमेटिकल अगर हम बात करें तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। फाइनल रिजल्ट ये, फ्लक्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड ही कुछ न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस करने, तो कल का बहुत अच्छा टॉपिक है, और थोड़ा सा वही समझ के करेंगे तो बहुत सिंपल है, और नहीं समझ पाए तो कंफ्यूजन भी आता है। और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। इस फ्लक्स और गॉस थ्योरम मिक्स करके क्वेश्चन आता है, वो बहुत पूछा है, ऐसा सोचो हर साल आ ही जाता है वो क्वेश्चन, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स।